हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस कैलकुलस मेथड। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड के बारे में। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कैलकुलस के बारे में, ठीक है? क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर मैडम कुछ भी किए जाए और तुम किए जाओगे जय श्री राम जय माता की, है ना? तो अब देखो, हम कैलकुलस मेथड के बारे में देखेंगे। अब कैलकुलस मेथड के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डिस्कवरी किसने की थी, उसी को पिटेंगे चलेगा, है ना? डिस्कवरी किसने की थी कैलकुलस की? न्यूटन ने डिस्कवरी की थी, ठीक है? वैसे तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मैथमेटिकल ब्रांच है, लेकिन किसने डिस्कवरी की थी? न्यूटन ने यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की थी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है? इसलिए न्यूटन ने की थी। बट जो आप कंप्लीट पढ़ोगे वो +2 में पढ़ोगे कैलकुलस के बारे में, कंप्लीट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी है, ठीक है? अब देखो क्या होता है, तो ये क्या होता है? डिफरेंशियल कैलकुलस। हम यहाँ पर आज किसके बारे में बात करेंगे? डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है? कैलकुलस। अब तक हमने क्या पढ़ा है, कितने जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, पहले तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? कि जो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं उसमें क्या क्या होता है। तो देखो, एक हो सकता है हमारे पास कांस्टेंट, और दूसरी चीज क्या हो सकती है हमारे पास? वेरिएबल, ठीक है? एक तो हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास? वेरिएबल हो सकता है। आप देखो, कांस्टेंट कैसा हो सकता है? एक तो हो सकता है परमानेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं ना, और दूसरा हो सकता है टेम्पोररी कांस्टेंट, ठीक है? एक तो है परमानेंट कांस्टेंट और दूसरा क्या है? टेम्पोररी कांस्टेंट। परमानेंट कांस्टेंट और टेम्पोररी कांस्टेंट में क्या फर्क है? देखो भाई, जी के बारे में पढ़ा है हमने। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, जी की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास? परमानेंट कांस्टेंट। मतलब एक बार हो गया तो यही है और यही रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास पाई क्या है? अगर किसी भी कोई हमारे पास क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू जी है तो वो कांस्टेंट, पाई है, पाई आ गई तो वो कांस्टेंट। तो ये क्या है? परमानेंट कांस्टेंट है, आप कहीं पर भी जाओ चेंज नहीं होंगे, ठीक है? ये तो हो गई नंबर्स हो गए, जितने भी 5 6 7 8 9 जो भी है वो सब क्या है? परमानेंट कांस्टेंट है। 5 तो 5 ही रहेगा, आप कहीं पर भी चले जाओ 5 तो 5 ही है ना। तो क्या हो गया हमारे पास? परमानेंट कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं हम टेम्पोररी कांस्टेंट की, ठीक है? टेम्पोररी कांस्टेंट की हम बात कर लेते हैं। मान लो आपने क्या किया, आप किसी व्हीकल से जा रहे हो, ठीक है? व्हीकल पर आप जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो आपने 0 से लेकर 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट टाइम क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन हर मिनट हर टाइम के लिए आपकी वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी, मतलब आपकी वेलोसिटी इसमें क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, ठीक है? वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर? आपकी कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी। बट कितनी देर कांस्टेंट रही? हो सकता है कि आगे कुछ आ गया, ठीक है, गड्ढा आ गया, तो आपने ब्रेक मार दी। अब वो ब्रेक मार दिए तो वो क्या परमानेंटली आपकी वेलोसिटी वहां पर कांस्टेंट थी? नहीं। क्या हो गया था वहां पर? क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मतलब वो टेम्पोररी कांस्टेंट है, ठीक है? एक सिचुएशन के लिए तो कांस्टेंट हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं, ठीक है? तो वो क्या हो गया हमारे पास? टेम्पोररी कांस्टेंट, ठीक है? मतलब आप उसको हमेशा ही ये नहीं बोल सकते कि हमेशा ही मैं इसी स्पीड के साथ चलता हूं, ठीक है? हमेशा ही ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। जैसे मास की बात कर लेते हैं। मास आप लोगों के हिसाब से क्या होता है? मास ऑलवेज कांस्टेंट रहता है मास ऑलवेज कांस्टेंट? बोलो, रहता है ना? मैडम कितना भी बोल ले कि नहीं रहता, बट रहता है ना? अब देखो, आप लोग एक कार में ट्रेवल कर रहे हो, और कार में जब ट्रेवल कर रहे हो तो वहां पर देखो, कार में फोर्स कितना लग रहा है? मास इनटू एक्सीलरेशन। कार का एक्सीलरेशन किस बात पर डिपेंड करता है? आपने कितना एक्सीलरेट किया है, कितना उसको फोर्स दे रहे हो। आप एक्सीलरेट करोगे, इंजन
फ्यूल लेगा, उससे फोर्स जनरेट करेगा और कार को पुश करेगा, ठीक है, इंजन का काम है ये। तो आप हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने फोर्स दिया, इंजन की क्यों बात करें, आपने दिया है, ठीक है, तो आपने उसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाकर क्या कर रहे हो, एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। अब एक्सेलरेशन भी है, वहां पर फोर्स भी है, लेकिन मास क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मास क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर हमने मान लिया मास क्या हो रहा है भाई, कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ पर मास कांस्टेंट हो रहा है, हमने बिल्कुल अच्छे से मान लिया है। बट रॉकेट की बात कर लो, रॉकेट, तो रॉकेट क्या होता है, जैसे ही आप रॉकेट को इग्नाइट करते हो, उसका फ्यूल जैसे इग्नाइट होता है, जैसे ही रॉकेट लॉन्च किया उसका फ्यूल इग्नाइट होगा। अब फ्यूल जब इग्नाइट होगा तो वो क्या करेगा, गैसेस रिलीज करेगा। तो जब स्टार्टिंग में होता है रॉकेट का मास कितना होता है, कंप्लीट मास होता है, किस किस का, रॉकेट का और फ्यूल का। बट जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाती है तो वो फ्यूल कम होने लगता है, तो मास क्या होता है वहां पर, कम, ठीक है, मास वहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब मास क्या है, वेरिएबल है। तो एक जगह पर तो आप क्या बोल रहे हो कि मास कांस्टेंट है, दूसरे खुद की स्टेटमेंट को अल्टर कर रहे हो कि मास वेरिएबल है। तो हमने तो कब बोला भाई, एक्सपेरिमेंट हो चुका है उसके बाद बोल रहे हैं ना। तो ये क्या आप इसको परमानेंट कांस्टेंट कह सकते हो कि मास हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ऐसा बोल सकते हो, नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि रॉकेट के केस में क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। अब मास चेंज हो रहा है मतलब फोर्स, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट मान लें तो मास चेंज होगा, मास कम हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा होता चला जाएगा, उसकी स्पीड और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो वहां पर मास क्या हो रहा है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो वो परमानेंट कांस्टेंट नहीं है, टेम्पररी कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। अब यहां पर मास कैसा हो गया, वेरिएबल, ठीक है। और अगर हम एक ही क्वांटिटी के बारे में बोलना चाहें कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, परमानेंट कांस्टेंट है, तो ऐसा नहीं होता है, मास परमानेंट कांस्टेंट नहीं होता है भाई, ठीक है, टेम्पोररी कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। इसी तरह वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो जिन चीजों को आप कांस्टेंट मानते हो वो क्या होती हैं, टेम्पोररी कांस्टेंट। और जो चीजें परमानेंटली कांस्टेंट है ही, कि आप कहीं भी चले जाओ लोग ही आपको बता देंगे कि कांस्टेंट है, आपको बताने की जरूरत ही ना पड़े, वो क्या होता है, परमानेंट कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है दैट चेंजेस विद टाइम, दैट रिमेन चेंजिंग, ठीक है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो क्या होती रहे, चेंज होती रहे, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। जैसे कि यहीं पर देख लो, तो यहीं पर क्या है, मास क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, रॉकेट वाले केस में मास क्या है, वेरिएबल, और एक केस में हम तो मास को, जब हम कार में ट्रेवल कर रहे थे तब हम मास को कांस्टेंट मान रहे थे, यहाँ पर मास क्या कर रहा है, वेरी करता जा रहा है, मोशन के साथ साथ मास वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर मास क्या हो गया भाई, वेरिएबल हो गया, ठीक है। जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करते हो तो वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास आती है फंक्शन, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फंक्शन, ओके। अब हो सकता है कि कोई भी चीज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, ओके। तो हमारे पास एक वर्ड है, पहले इस सबको आप इरेज कर दो, ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी मत बोलो मैडम ये तो हमें पहले से ही पता था, आपने क्यों बताया, है ना, तो अब केवल फिजिक्स की भाषा में बताया है। देखो भाई क्या है हमारे पास, ये एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x, तो ये क्या हो गया, फंक्शन, ठीक है, इसको हम मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं, फंक्शन, कि y क्या है यहाँ पर, x का एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। हम ये कह दें कि राम है और ये श्याम है, ठीक है, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, राम एक तो श्याम है और दूसरा कौन है, राम, ठीक है। अब हम क्या बताएं, इन दोनों में रिलेशन बता दें, रिलेशन, तो वो रिलेशन क्या बताएं कि राम श्याम का भतीजा है या राम श्याम का भाई है, ठीक है, ये दोनों क्या है, भाई है, राम श्याम का भाई है, तो ये इसमें क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। तो
तो ये रिलेशन यहाँ पर यही होता है, ठीक है। अगर x और y में कोई भी रिलेशन है तो हम क्या कहेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, श्याम इज अ फंक्शन ऑफ राम। श्याम और राम में एक रिलेशन है तो हम क्या कह सकते हैं, श्याम इज अ फंक्शन ऑफ राम, ठीक है। अब नॉर्मल लाइफ में हम ऐसे नहीं बोलते हैं, बट मैथमेटिक्स में हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और वो फंक्शन दिखाता क्या है, फंक्शन शोज द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। फंक्शन क्या करता है, शोज द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, रिलेशन दिखाता है दोनों क्वांटिटीज के बीच में। फंक्शन का काम क्या होता है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। ये हमें दोनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन दिखाएगा। अब जब दोनों क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज हैं, तो इन दोनों क्वांटिटीज को भी हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। एक तो बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट और दूसरे को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट और दूसरा क्या होता है हमारे पास, डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट कौन है, जिसकी जो मर्जी आएगी ना वो करेगा, ठीक है, वो है इंडिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसकी जो मर्जी आएगा वो करेगा, वो जिस तरह अपने आप को चाहे वो चेंज कर सकता है, ठीक है। उसको दूसरे से मतलब ही नहीं है, उसको दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, ओके। दूसरा होता है डिपेंडेंट, मतलब अगर एक चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लो, अच्छा ये मान लो कि लॉकडाउन नहीं लगा था, तब क्या हो रहा था, हम सभी, मतलब आप सभी किस पर डिपेंड हो, अपने पापा पर, ठीक है। पापा की पे पर डिपेंड करते हो। मान लो जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब क्या था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे से पे आ रही थी, अच्छे से सब कुछ चल रहा था। अब आप उनके ऊपर हो डिपेंडेंट, तो और वो क्या है, इंडिपेंडेंट, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। आप उनके ऊपर हो डिपेंडेंट, जब वो अच्छे से रहेंगे आप भी अच्छे से रहोगे। उनकी पे अच्छे से आ रही है तो आप क्या रहोगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से मस्त तरीके से अपनी लाइफ बिताओगे। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो पे आनी थोड़ी कम हो गई। अब जब पे आनी कम हो गई तो मतलब उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, और उनके ऊपर इफेक्ट पड़ते ही आपके ऊपर इफेक्ट पड़ा या नहीं। पहले तो आप बोलते थे कि पापा एक चॉकलेट लानी है, पापा दो लेकर आते थे, और अब क्या था कि अगर आप बोलो कि पापा एक चॉकलेट लानी है तो पापा का मन करेगा आधी ले आए, है ना। तो वो है डिपेंडेंसी, आप उनके ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। तो ये है आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज। समझ में आ गई होगी कि अगर कोई एक क्वांटिटी है जो अपने हिसाब से काम कर सकती है, अपने हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले, वो तो हो जाएगी इंडिपेंडेंट। और दूसरा डिपेंडेंट कौन सी होगी, पहले के चेंज होते ही अगर उसमें कुछ चेंज हो गया तो वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा लो y इक्वल्स टू 3x था, ठीक है। अगर x 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, लेकिन अगर x जैसे ही 2 हुआ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। देखो अगर आप एक आध पेड़ काट रहे हो, थोड़ा कम स्केल पर पेड़ काट रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बढ़ेगी। अगर आपने पेड़ों को काटना दुगना कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड डबल रेट से बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से लगा सकते हो। तो मतलब पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड की डिपेंडेंसी हो गई। तो जहां पर भी फिजिक्स को ना रटना नहीं है, आपको जहां पर भी लगे ना कि यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ सोच सकता हूँ, वहीं पर सोच लो। और जैसे ही आप फिजिक्स को अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करने लग जाओगे ना, तो आप सब कुछ बिल्कुल सही लगेगा, कुछ गलत लगेगा ही नहीं, फिर तो हार्ड नहीं लगेगी। सच्ची बता रही हूँ, फिजिक्स सबसे इजी है। केमिस्ट्री में तो आपको ना इक्वेशंस लर्न करनी पड़ती हैं, ये सब कुछ। बस फिजिक्स में क्या है, एक बार समझो जिंदगी भर याद रखो, बस काम खत्म। दोबारा रटने की भी जरूरत नहीं है, बस चीजें एक बार समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी कभी भी, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, अब हम हर बार तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, कितने बार लिखेंगे। तो हमने इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म तैयार कर ली, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। जैसे कि हम हमेशा ये नहीं लिखते ना, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। क्या हर बार हम हमेशा ऐसा लिखते हैं? अगर हम हर बार ऐसा लिखें तो जिस क्वेश्चन को आप देखते ही बता सकते हो, आपके पास ये हो 5 प्लस 3 बराबर 10, तो आप इसको देखते ही बता सकते हो। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट पढ़ने में 1 मिनट लगेगी कि 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 10
20 30 सेकंड तो लगेंगी ना, मिनट नहीं लगेगी। तो इसीलिए इन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बना देते हैं, नोटेशन बना देते हैं। और वो नोटेशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस की है, तो फंक्शन के लिए क्या बनाई, वही नोटेशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी जिसका फंक्शन है उसके साथ में एफ लगा दो। ठीक है, ये y इज के लिए इक्वल टू के साथ क्या कहते हैं, इज ए, और एफ फंक्शन, और ये जो ब्रैकेट है ये पता ही है ऑफ को दिखाता है। अगर ये ऐसे होता है x इक्वल्स टू एफ ऑफ y, तो यहाँ पर क्या हो जाता, x इज अ फंक्शन ऑफ y। अगर ऐसे होता z इक्वल्स टू एफ ऑफ x, तो z इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पास क्या है, इसकी नोटेशन है। अब देखो इन फंक्शंस में भी कुछ फंक्शंस को नाम दे रखे हैं। क्या क्या नाम दे रखे हैं, जैसे अगर ये हो y इक्वल्स टू a रेज टू पावर x और e रेज टू पावर x, तो इनको हम क्या कहते हैं, लोगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इनको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ये हो आपके पास y इक्वल्स टू log x, तो ये होता है लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अगर आपके पास हो कोई पावर में, तो ये होता है पावर फंक्शन। अगर आपके पास इस तरह से हो y इक्वल्स टू साइन एक्स कोस एक्स, तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस तरह से सारे फंक्शंस के नाम अलग अलग से गिवन है, और उनको आप अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ते हैं, मैथ्स के अलग अलग ब्रांचेस में हम पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है x, थोड़ी देर के बाद उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, कितना चेंज हो गया, डेल्टा x, ये चेंज हो गया, तो जो टोटल चेंज हुआ, जो क्वांटिटी नई क्वांटिटी बन गई, वो क्या बन गई, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, इसी तरह दूसरी क्वांटिटी y, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, डेल्टा y, और जो नई क्वांटिटी बनी वो कितनी बन गई, y प्लस डेल्टा y। अब तक हमने कितने फंक्शंस पढ़े हैं, अब तक हमने पढ़े हैं फंक्शन, 4 टाइप के फंक्शन पढ़े हैं ना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, अब इसमें क्या है, इन दोनों में रिलेशन है। हमने क्या रखा है कि y क्या है, फंक्शन है x का। ठीक है, y किसका फंक्शन है, x का, और यहां से क्या है, हमने क्या कहा कि जैसे ही x में डेल्टा x चेंज हुआ, y में कितना चेंज हो गया, डेल्टा y। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये डेल्टा x डेल्टा y के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे देखो हम टाइम की और वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप कहीं पर जा रहे हो, आपने पहले सेकंड में वेलोसिटी को कितना इंक्रीज किया है, पहले सेकंड में मान लो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज की है, 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में कितनी कर दी, 20 मीटर पर सेकंड। तो टाइम में तो कितना चेंज हुआ, ओनली 1 सेकंड, लेकिन वेलोसिटी में कितना हो गया, एक बार 10 था, दूसरी बार 20 हो गया। ठीक है, एक बार 10 था, फिर दूसरे में भी 10, तो टाइम में तो 1 का चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कितना हो रहा है, 10 का, फिर टाइम में 1 का चेंज हुआ, वेलोसिटी में कितना हुआ, 10 का। मतलब जरूरी नहीं है कि ये डेल्टा x और डेल्टा y बराबर हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे नई टर्म, और वो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी अपॉन चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, कि डिपेंडेंट क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, उसके अपॉन में क्या हो जाएगा, चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन बन जाएगा। या फिर आप इसको बोल सकते हो, डिपेंडेंट क्वांटिटी को ना बोलो तो क्या बोल सकते हो, इसको फंक्शन बोल सकते हो, चेंज इन फंक्शन अपॉन चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर देखो नई जो हमारे पास क्वांटिटी बनी वो क्या बनी, y प्लस डेल्टा y माइनस y, ये क्या हो गया मेरे पास, चेंज इन फंक्शन, क्योंकि पहले तो कितनी क्वांटिटी थी,
वाई थी और फाइनली कितनी बन गई वाई प्लस डेल्टा वाई। चेंज निकालना है तो क्या कर दूंगी, फाइनल माइनस इनिशियल, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस डेल्टा एक्स, चेंज इन बेसिक, तो बेसिक क्या था x प्लस डेल्टा एक्स माइनस में x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन वर्ड देखो कैसे बना, डिफरेंस, डिफरेंस प्लस डिवीजन। आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है और डिवीजन करना है। तो इन दोनों के नाम से थोड़ा थोड़ा लेकर क्या ले दिया, ये यहां से हटा दिया, यहां से क्या बना दिया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास बना दिया डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन इस तरह से आया था, क्या होता है, चेंज इन फंक्शन अपॉन में चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो अभी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। मान लो ये मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है, इसमें ये क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी को दिखा रहा है किस तरह से वेरी कर रही है। मैं आपसे पूछ लूं मुझे इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर टाइम t1 है, आप मुझे इस टाइम के लिए वेलोसिटी बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, वेलोसिटी बताने के लिए हम क्या निकाल देंगे, इस पॉइंट पर स्लोप, स्लोप एट द पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, ठीक है। अब टेंजेंट एट द पॉइंट, तो क्या पॉइंट पर अकेले पर आप स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप के लिए तो आपको क्या चाहिए, चेंज अलोंग वाई एक्सिस और अपॉन में चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। पॉइंट का तो ना तो एक पॉइंट ही है, उसका तो ना तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई चेंज है ना एक्स एक्सिस के लिए, आपने फिक्स पॉइंट ले ही लिया तो उसका तो कहीं पर भी चेंज नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे। तो जब ऐसे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने 5 सेकंड इधर ले लिया और 5 सेकंड इधर ले लिया, ठीक है, ये ले लिए मैंने 2 पॉइंट, ओके। अब इनके अक्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों पॉइंट्स के लिए यहां से ये तो हो जाएगा मेरे पास इसके अक्रॉस टेंजेंट। अब ये हो जाएगा इतना, क्या हो जाएगा, चेंज अलोंग वाई एक्सिस और उसको इससे डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, मान लिया ये डेल्टा वी है और ये हो गया डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कितना है, 5 सेकंड इधर लिया था 5 इधर, तो कितना हो गया था 10 सेकंड, ठीक है। अब 5 दोनों साइड क्यों लिया, ताकि ये बीच में रह जाए और हमें एक एवरेज वैल्यू मिल जाए। मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे पूछा था भाई मुझे इस पॉइंट पर ही बताओ, ए पॉइंट पर, आपने क्या कहा, मैडम ऐसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये एवरेज इस हिसाब से चल रहा होता। तो क्या आपने मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताई, नहीं बताई, आपने मुझे एवरेज बताई, और एवरेज भी कितनी सही है इससे, 10 सेकंड का डिफरेंस है, 10 सेकंड में तो पता नहीं कितना चेंज कर लिया होगा उसने, है ना। आपने 10 सेकंड को लेकर बनाया, तो फिर आपने क्या कहा, मैडम और कम लेकर बना देते हैं, फिर आपने 8 लेकर बनाया, 6 लेकर बनाया, 4 लेकर बनाया, 2 सेकंड लेकर बनाया, तो वहां से क्या आया, कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी, जब आपने 2 सेकंड लिया है, क्योंकि 2 सेकंड में तो बिल्कुल छोटा सा टाइम इंटरवल बन गया है ना, तो पॉइंट के बहुत ही नजदीक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो नीचे क्वांटिटी आ रही है, मुझे तो उसमें क्या चाहिए था कि उसमें चेंज हो ही ना, डेल्टा टी क्या हो, किसके बराबर हो, 0 के बराबर, मतलब टाइम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो इंस्टेंट होना चाहिए। अब अगर मैं टाइम में चेंज रखना ही नहीं चाहती तो डेल्टा वी अपॉन 0, लेकिन ये तो क्या हो गया, अनडिटरमाइंड, ठीक है, अनडिटरमाइंड हो गया। तो अब क्या करें, अब जब ये अनडिटरमाइंड हो गया तो इसका मतलब हमें क्या करना है भाई, वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए फिर एक टर्म लेकर आए, और वो क्या लेकर आए कि आप क्या करो, इसमें लिमिट लगा दो, और लिमिट क्या लगा दो कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इस लिमिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो डेल्टा टी है टेंड्स टू, कोशिश कर रहा है 0 तक जाने की, बट 0 नहीं है, ठीक है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा, 0.00001, लेकिन ज्यादा है, 0 नहीं है, ठीक है, 0 प्लस है, 0 उसके ऊपर छोटा प्लस लगा दो बेशक से, ठीक है, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ओके, ओ प्लस मत बोलना इसको, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, क्या है ये 0 प्लस,
तो यहाँ पर क्या है, आपने लिमिट लगा दी कि वो जीरो नहीं होगा, बस जीरो के बिल्कुल पास होगा, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, और ये लिमिट कहाँ पर लगानी है, इस फंक्शन पर, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर ये वेलोसिटी के लिए लिखना होता तो मैंने आप लोगों को वहां पे लिखवाया भी था, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, और यहाँ पर ये क्या आएगा, जो नीचे होता है वो टेंड्स टू 0, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये आपके पास आ जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, हर बार इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो इसको और छोटा लिखा, और वो क्या लिखा, dy बाई डी एक्स, क्या लिख दिया, dy बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब ये dy बाई डी एक्स इसको बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। d का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के विद रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। ठीक है, x के विद रेस्पेक्ट में, और x का ही क्या था, फंक्शन था y, उसी के विद रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये क्या है, पहला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इसकी पावर्स भी हो सकती है, कई बार आपको पावर्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डी स्क्वायर एक्स नहीं होता है, नीचे नीचे क्या होता है, इस पूरी बेसिक क्वांटिटी के साथ, ये याद रखना, ये इसको लिखने का तरीका है, और ये बनाया जा चुका है इसी तरह से, मैथमेटिक्स पूरा बनाया जा चुका है, पूरी कैलकुलस, उसमें ये नोटेशन इनको गिवन है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला किस तरह से आया है ये पता चल गया है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स, फॉर्मूलाज। अब कुछ एक फॉर्मूला को हम लिखेंगे यहाँ पर, डेरिवेशन उनका देखेंगे नहीं बेटा, वो आप मैथमेटिक्स में देखना +2 में। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी फिजिक्स में यूजफुल है हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे फिजिक्स में जितना यूजफुल है उनको हम देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या है हमारे लिए यूजफुल, इसके फॉर्मूलाज। जो फिजिक्स में 90% जो प्रॉब्लम है ना, वो तो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से हो जाती है, और वो कौन सा है, पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है हमारे पास dx की पावर n अपॉन में dx। ठीक है, अब ये देखो, इसके लिए हमारे पास क्या है, जो y है यहाँ पर, अभी हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, dy बाई डी एक्स, ये पढ़कर आए हैं हम पीछे। तो यहाँ पर y जो है वो क्या है, x की पावर n। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, और आपको निकालना है, आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और होता भी क्या है, बेसिक क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट में। अभी जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, चेंज इन फंक्शन अपॉन में चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, तो बेसिक क्वांटिटी, यहाँ पर बेसिक क्वांटिटी क्या है, x, किसका फंक्शन है ये, x का, इसका सिर्फ हम x के विद रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो x का फंक्शन है ये। अब देखो ये रख दिया मैंने यहाँ पर, dy बाई dx क्या हो जाएगा, dx की पावर n बाई dx। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका वो देखना है, क्या होता है, n जो पावर है उसको आगे ले आएंगे, फिर लिखेंगे हम x, और फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को 2-3 न्यूमेरिकल्स से लगा के देख लेते हैं। तो देखो y अगर आपको गिवन है x की पावर 3, ठीक है, तो क्या होगा, आपको निकालना है dy बाई dx, क्या हो जाएगा, dx की क्यूब अपॉन में dx, 3 को आगे ले आओ, x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3x स्क्वायर। अगर यहीं पर आपके पास होता है x स्क्वायर, तो dy बाई dx y बराबर x स्क्वायर, dy बाई dx dx स्क्वायर अपॉन में dx, और ये क्या हो जाएगा, 2 को आगे, x की पावर 2 माइनस 1 बराबर 2x। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास होता y इज इक्वल टू x,
तो क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर dx की पावर 1 अपॉन में dx। तो क्या होगा यहां से एक तो आप कर सकते हो कि सीधा ही काट दो इस तरह से याद कर लो, या फिर क्या होगा 1 को आगे ले आओ इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0 और x की पावर 0, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है 1। अच्छे से पढ़ रखा होगा तुमने मैथ्स में ये। तो ये क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आई थिंक अच्छे से हो गया होगा माइंड में सेट। अब देखो आपके पास फंक्शन ऐसे हो सकता है, एक चीज ये यहां से क्लियर हो गई। अब दूसरा हो सकता है, ये फर्स्ट फॉर्मूला था लिख लो, उसके साथ ही एग्जांपल्स भी लिख लेना। लिख लिया। सेकंड देखो y इज इक्वल टू सी, और c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, y क्या है c के बराबर है और c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो d बाई डी एक्स ऑफ c। अब c तो क्या है कांस्टेंट है, और ये d बाई डी एक्स क्या दिखाता है चेंज दिखाता है x के विद रेस्पेक्ट में या किसी भी क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा ये 0। जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, अगर आपको इस तरह से करना हो फंक्शन ऐसे गिवन हो y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x की क्यूब प्लस c, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे हर एक का अलग अलग डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x की क्यूब प्लस में c, अलग अलग सभी का dy बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 2x की क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ c। निकाल दो सभी का, क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, सॉरी ये 3 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि अगर इसके साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है ना तो यहाँ पर 0 मत करना, इसको यहाँ पर क्या करना बाहर ले आना। ठीक है, बाहर ले आना, ये अभी बताएंगे ये बाहर ले आने वाला क्या चक्कर है, बाहर ले आना है इसको। बट तो ये देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस 2 बाहर, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये क्या हो गया इसका 0। यहां से देखो 6x प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास y है कुछ कोई कांस्टेंट है इनटू में पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है dy बाई डी एक्स बराबर n इंटू सी और x की पावर n माइनस 1। ये कैसे होता है अभी करके दिखाती हूँ। देखो y आपके पास यहीं पर ये ले लेते हैं 3x स्क्वायर था, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब यहां से देखो वही है, सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई डी एक्स करो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, टोटल कितना हो गया 6x। यहाँ पर भी 6x आया, यहाँ पर भी 6x। ठीक है, तो ये इसी तरह कर करके और फिर क्या बना दिया फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूले में क्या कहा कि आपको c को यहाँ पर 0 नहीं करना है, क्या कर देना है इस n के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने इसके साथ किया था, यहाँ पर इसके साथ। अगर अकेला कांस्टेंट है कोई वेरिएबल है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और लास्ट जो हमारे पास 2 फॉर्मूले बच जाते हैं मेन से, वो क्या है प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल देखो क्या होता है, अगर आपके पास y है u इंटू में v। ठीक है, आपके पास y क्या है u इंटू v है, और u भी x का फंक्शन है और y भी v भी x का फंक्शन है। ठीक है, ये दोनों किसके हैं x के फंक्शन हैं। तो आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो पहला एज इट इज, पहले को एज इट इज रखो, इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर ले आओ, दूसरे को बाहर और पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो
एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास हमने एग्जांपल ले लिया, y है मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब ये दोनों फंक्शन क्या है, अलग अलग फंक्शन है, ये u और v यहाँ पर क्या होने चाहिए, अलग अलग फंक्शन होने चाहिए। जैसे अगर एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर 9 होता, ये होता, तो क्या ये अलग अलग फंक्शन है, नहीं भाई, एक ही तो फंक्शन है, पावर फंक्शन है, दोनों की पावर ऐड कर दो, एक्स की पावर 11 नहीं हो जाएगा, क्यों इतना लंबा किया। लेकिन अगर दोनों फंक्शन अलग अलग हो, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो गया, y इक्वल्स टू एक्स log x हो गया, तो दो फंक्शन, एक तो x हो गया एक्स स्क्वायर इंटू log x, एक तो एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा log x हो गया, और क्या हो जाए x इंटू ई की पावर x। तो एक तो यहाँ पर पावर फंक्शन हो गया, दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर पावर 1 हो गई ना, तो इसको पावर फंक्शन बोलते हैं। एक तो पावर फंक्शन, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अलग अलग दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो पहले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को एज इट इज रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, dy बाय dx कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज dy dx ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में cos x का डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ cos x, ये होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, फॉर्मूले हैं याद कर लो, ये dy dx ऑफ साइन एक्स, ये होता है हमारे पास cos x, ठीक है। dy dx ऑफ tan x, ये होता है हमारे पास cot x। तो ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं, ये आप लोग अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इसके बाद एक और रूल आता है डिवीजन रूल, वो मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी वरना चक्कर खा के गिर जाओगे, तो ज्यादा हो गया है मैडम, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बेटा आपको आपकी बुक में ना फॉर्मूलाज भी और गिवन होंगे, तो वो फॉर्मूलाज भी पढ़ लेना, वो याद कर लेना, और इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो भी आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स दिखाई दें आपको, मतलब जितने क्वेश्चन दिखाई दें वो क्वेश्चंस कर लेना। मेरा कहने का मेन मोटिव ये है कि आपको यहाँ से डिफरेंशिएशन कंप्लीट समझ आ जाना चाहिए। इतना सा भी डाउट है ना तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। मैं बार बार आपको ये समझाने नहीं बैठूंगी जब यूज करूंगी कि ये ऐसे था ऐसे आया, मैं एक बार बता चुकी हूँ कि ऐसे आया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो 10 बार पूछ लो, फोन करके पूछ लो, आई विल रिप्लाई यू, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगी, बट आना चाहिए ये यहाँ तक, ठीक है।